हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी बच्चे निश्चित रूप से जुड़ चुके होंगे और कंसंट्रेट होके पोटेंशियोमीटर के टॉपिक को समझने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। और निश्चित रूप से आप मस्ती कर रहे होंगे, हमें पता है। चलिए, जो भी बातें हैं मस्ती कर रहे हैं तो भी ठीक है। ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी रूप में ये टॉपिक आपको मार्क्स देता है, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर क्लास को कीजिए और सुनिए। जिस किसी का भी दोस्त नहीं जुड़ा है उनको इन्फॉर्म करके जोड़ने के लिए कहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मज़ा देने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मार्क्स के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक, पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर भी है जो करंट को मेजर करता है, सॉरी वोल्टेज को मेजर करता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लिया गया है। ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस के लिए भी आइडियल वोल्टमीटर जैसा काम करता है, इसीलिए इसका यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है वोल्टमीटर के रिस्पेक्ट में। तो इसके चलिए क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रिंसिपल है और ये क्या क्या करता है। तो सबसे पहले कहता है कि पोटेंशियोमीटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किसी भी सेल के ईएमएफ को किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने में किया जाता है। अब कोई भी सेल हमको दे दिया जाए और वह कितने वोल्ट का है, मतलब उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम नहीं है, तो हम मालूम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा। और भी इसका क्या यूज है, इस पोटेंशियोमीटर का और भी यूज है कि जैसे कोई वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं, तो अननोन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को पर प्राप्त कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या है कि दो सेल का ईएमएफ है, दोनों में से किसी को नहीं जानते हैं, तो दोनों सेल की ईएमएफ में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कैसे ये सब काम करेंगे हम लोग, इन सभी बातों को सीखने के लिए आइए हम लोग अभी जुड़ते हैं और क्लास को पूरा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Potentiometer is an electrical device which that can use to measure the EMF of a cell, EMF of a source बोलो और सेल भी बोल सकते हैं, विदाउट drawing the current through the circuit। आप लोगों को एक चीज याद होगा,
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जब पढ़ते थे तो उसमें देखते थे करंट फ्लो नहीं होता था, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता था, तब वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता था। तब वहां पर हम लोग देखते थे रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पर भी कह रहा है करंट फ्लो नहीं होगा और उस समय तब सेल के ईएमएफ को मेजर किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं विभव मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो परिपथ में बिना धारा प्रवाहित किए सेल का विद्युत वाहक बल माप सकता है। इसका अन्य भी यूज है। अनदर यूज इसका और भी यूज क्या है, measure the unknown resistance of the resistor। कोई भी प्रतिरोधक है, किसी प्रतिरोधक का अज्ञात प्रतिरोध को मापने में इसका उपयोग होता है। और दे सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मापने में इसका यूज होता है। मापने में इसका उपयोग होता है। ये सब करके दिखाएंगे कैसे वो मापता है, क्या करता है, वो सारी चीज दिखाएंगे। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए फास्टली, बिना देरी किए। इसको जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं बस लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चे मेरे एक्टिव हैं। एक्टिव बच्चों को देखना चाहेंगे हम, क्योंकि पता है मुझे एक बहुत सारे बच्चे एकदम फुल एंजॉय में हैं, शाम में घूमते फिरते होंगे और मैं इसी टाइम में क्लास ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, कैरियर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों को जो टाइम मिले, जो मौका मिले, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बाद में होता है, बाद में बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन समय पर वो पीछे रह जाते हैं। ये बहुत ही डिमेरिट है। चलिए कोई बात नहीं, तो जब जागा तब सवेरा, जब नींद खुल जाए बच्चों का तब आप उसको मानेंगे कि एक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे हम लोग कैसा बनावट है इसका।
तो इसमें कह रहा है कि एक लंबा यूनिफॉर्म लेंथ होता है, बहुत लंबा तार होता है। जैसे मीटर ब्रिज में आप सुनते थे कि 1 मीटर का मात्र तार होता है, इसमें 1 मीटर से ज्यादा लंबा वायर होता है। लेकिन आप कल्पना करोगे 1 मीटर से ज्यादा लंबा 10 मीटर लंबा तार ले लिया जाए, तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल हॉल में लंबा 10 मीटर तार फैलाएंगे तो बहुत बड़ा एरिया उछेकेगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए तरीका है कि वायर लंबा यूज करेंगे, लॉन्ग वायर यूज करेंगे, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप बांट के करेंगे। कैसे बांटा जाता है उसको देखिए आप लोग। यहाँ पर एक कॉपर का स्ट्रिप होता है जिसको आपको मैं दिखाता हूँ। कॉपर का ये स्ट्रिप इस तरह से होता है। कॉपर का ही पतला पतला प्लेट होता है जो लकड़ी पर फिट किया रहता है। यहाँ पर एक वायर होगा, यहाँ पर दूसरा वायर होगा। इस तरह का कनेक्शन बना रहता है। देखेंगे ये कॉपर स्ट्रिप है, CS कॉपर स्ट्रिप। कॉपर का पतला प्लेट का एक प्लेट होता है कॉपर का। ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है। अब यहाँ से ये भी कॉपर स्ट्रिप होता है, ये भी कॉपर स्ट्रिप होता है। इस पॉइंट का नाम यदि मैं ए रखूं, यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। ये वायर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से ये वायर जुटा हुआ है। ये वायर भी हमारा 1 मीटर का होगा, ये भी 1 मीटर का होगा, एक भी 1 मीटर का होगा, ये भी हमारा 1 मीटर का होगा। एक एक मीटर लंबा तार होता है, मैग्नीन वायर होता है ये। मैग्नीन वायर होता है ये। मैग्नीन मेटल धातु का बना हुआ ये पदार्थ का बना हुआ वायर है ये। यूनिफॉर्म होता है, एक समान मोटाई का होता है। लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन वायर है ये। इस तरह का अरेंजमेंट किया रहता है। तो सिर्फ 1 मीटर लंबा, अब यदि 4 मीटर लंबा सीधा रखता तो बहुत दिक्कत होता कैलकुलेशन में। तो इसको इस तरह से मोड़ मोड़ के इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बना दिया जा गया है। अब देखेंगे गौर से यहाँ पर हम लोग क्या क्या बातें और यहाँ पर होती है। ये हो गया।
अब इसमें कुछ बातें और इससे जुड़ा रहता है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। ये जॉकी जे होता है, ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। अब यहाँ से एक छोर हो गया ए बिंदु पर ये सेल जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ से हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे गौर से। यहाँ पर बाद में सेल लेंगे हम लोग, अभी सिर्फ यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। ये स्विच को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ से जो वायर जुड़ा रहता है इस तरह से, इसमें सेल जोड़ दीजिए आप, बैटरी जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक आमीटर लगा रहेगा और यहाँ पर एक रियो स्टेट आरएच, आरएच को शॉर्ट में लिखते हैं, फुल नेम है रियो स्टेट, जिसको हिंदी में धारा नियंत्रक। ये तुम्हारा हो गया एमीटर हो गया। और यहाँ से एक स्विच के लगा रहता है और इस तरह से जुड़ा रहता है। अब देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन आपका हो गया कि लंबा वायर है मैग्नेट का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और ये सेल हो गया, ठीक है, ये तो सेल है, ठीक है। इस तरह से सर्किट तैयार होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, इस वायर के पैरेलल यहाँ पर एक मीटर स्केल होता है। ये मीटर स्केल इस तरह से होता है। इसको कहते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल होता है। ये पॉइंट जॉकी है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर इसके प्रिंसिपल पर बातें करता हूँ। इसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल जो होगा, जे पॉइंट और ए पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर्किट तैयार कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ये सेल सर्किट में करंट भेजता है, गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इस जॉकी को, ये तुम्हारा जॉकी है, जॉकी क्या होता है, इस जॉकी को आगे पीछे हम खिसकाते हैं। आगे पीछे खिसकाने से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है और एक निश्चित बिंदु पर जाने के बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है आई जी, ये जीरो हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन।
जब नो डिफ्लेक्शन होता है, नो डिफ्लेक्शन मतलब उसमें जो इंडिकेटर होता है जो हिलने वाला, वह जीरो पर कांस्टेंट हो जाता है। तो जीरो पर कांस्टेंट होने का मतलब वो बताता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसी को यूज किया जाता है यहाँ पर। तो जैसे नो डिफ्लेक्शन होता है, जॉकी को फिक्स कर देते हैं, अब तब उसको नहीं खिसकाते हैं। तब हम लोग मेजर करते हैं इसके लेंथ को, या लेंथ हमारा मान लो एल है, और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो भी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, भी लिखकर ए जे लिख देंगे बगल में, समझ जाना कि ए और पॉइंट के जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का जो लेंथ हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें कहा जाएगा प्रिंसिपल, पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्या है। तो आइए गौर से देखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल क्या होता है, यदि इसको सेंटेंस में लिखा जाए तो हम लोग इस प्रकार से लिख पाएंगे, गौर से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया सब चीज, बनावट में हो गया, वर्क हो गया। उद्देश्य है इसका, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसमें देखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the two points of the wire is directly proportional to the length when constant current flows through the wire। इसको प्रूफ करके हम अभी दिखा रहे हैं आपको, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो जरा सा और पेज को हमको बढ़ाते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। कहता है चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसके बीच की लंबाई के समानुपाती होता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियोमीटर क्या है वो बताया गया, कंस्ट्रक्शन कैसे आए वो बताया गया, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिएगा, भी ए जे का मतलब समझ जाना फिगर में, ए पॉइंट और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। एल कहाँ से हुआ, बिटवीन पॉइंट ए एंड जे। ए पॉइंट ये हुआ, जे हुआ संतुलन बिंदु, जहां पर कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वही पॉइंट है जे। जे जॉकी हुआ, जो जे पॉइंट पे वो स्थिर है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आपको प्रिंसिपल। तो क्या है पोटेंशियोमीटर, कंस्ट्रक्शन कैसा है उसको देखना था, और प्रिंसिपल क्या है। अब देखना है कि इस प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब सबको एक साथ हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, एक साथ अरेंज कर देते हैं सारे, साथ इसको ले लीजिए जल्दी से, तब मैं उस प्रिंसिपल को प्रूफ करता हूँ।
जल्दी से। चलिए रेडी हो जाइए जल्दी से। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग प्रूफ उसको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ हम सभी बच्चों ने पढ़ा है। पोटेंशियल भी प्रोपोर्शनल टू या भी इक्वल टू आई आर, डायरेक्ट कहेंगे हम लोग। भी इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से एक बात पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वायर, ए और जे पॉइंट के बीच जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं रो इंटू एल बाय ए। ए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एल ए और जे पॉइंट के बीच का लंबाई हो गया, रो हो गया रेजिस्टिविटी। किसी भी पदार्थ के वायर के पदार्थ का रेजिस्टिविटी रो कांस्टेंट होता है। जब तक वायर नहीं बदलेंगे तब तक रो नहीं बदलेगा, रो कांस्टेंट है। तो चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर भी इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल बाय ए। जो पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वायर लेना है, ऐसा नहीं कहीं अधिक मोटा हो जाए कहीं कम मोटा हो जाए, नहीं, एरिया एक समान होगा। रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि इफ कांस्टेंट करेंट फ्लोज थ्रू द वायर, वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, देन मैं कह सकता हूं भी इक्वल टू आई इंटू रो बाय ए, कांस्टेंट इंटू एल हो जाएगा। तब यहाँ आप देखेंगे आप भी इक्वल टू के इंटू एल, वेयर के इक्वल टू आई इंटू रो बाय ए। इसमें सारी चीज कांस्टेंट है आपके। तब आप कह दोगे भी प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन इसमें से याद है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। रो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। अब उसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए, आप ध्यान देना है यहाँ से। ये जो रियो स्टेट है, इस रियो स्टेट के मदद से इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं। जितना करंट हमें फ्लो कराना है हमारी इच्छा अनुसार, ये रियो स्टेट की मदद से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। सेल बहुत करंट दे सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है रियो स्टेट के द्वारा। हम जितना चाहें करंट फ्लो करा के कांस्टेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, प्रिंसिपल को देख लिए, प्रूव करके दिख दिए। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। इतना चीज आपको आएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होगा, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। इसका यूज अब बताएंगे आपको जल्दी से। चलिए, तैयार हो गए आप लोग।
अब मैं बताता हूँ यूज इसका, जो बताया था मैंने, टू सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना। टू सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर कर सकेंगे, इसको मैं बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का तुलना करना है। इसके लिए एक सर्किट के बारे में शॉर्टकट सोचते हैं हम लोग। यह पॉइंट हमारा ए हो गया, और जितना लंबा तार था उतना तार लंबा तार लिए हैं यहाँ पर, ये हम लोग सोच लेते हैं। ये बी पॉइंट है आपका। यहाँ से दो सेल ले लिया मैंने। एक सेल हुआ जिसका अननोन ईएमएफ ई1 है, ई2 है, और दोनों स्विच S1 और S2 दो स्विच है, इससे जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट ऐसे मान लीजिए, एक कनेक्शन यहाँ से होता है, दूसरा कनेक्शन यहाँ से होता है। तो S1 S2 दो स्विच है, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो बारी बारी से कनेक्ट करेंगे। एक बार S1 से कनेक्ट करेंगे, दूसरे S2 से। और ये उसका रेजिस्टेंस है आपका R। यहाँ पर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का एक पोजीशन होगा J पर जुड़ा रहेगा, दूसरा होगा ZS पर जुड़ा रहेगा। दो वायर मान लीजिए निकला हुआ नहीं है, वही खिसका के फिर वहां ले जाते हैं। आगे देखेंगे कैसे होता है। अब हमारे पास ये हो गया, इसका EMF E है, ये भी सेल है तुम्हारा। करंट कितना फ्लो होगा ये मापेगा, करंट को मापेगा। ये रियो स्टेट है आपका। इतना चीज कनेक्शन किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं
ये ईएमएफ जो होता है नॉन, इसको हम माप सकते हैं, ये सेल मालूम रहता है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टू सेल्स ऑफ unknown unknown resistance, unknown EMF are E1 and E2। E1 और E2 दोनों सेल का EMF अननोन है, मालूम नहीं है। अब देखेंगे गौर से, जब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो शुरू में देखा गया कि S1 स्विच को ऑन करेंगे। व्हेन S1 S1 स्विच को क्लोज किया जाता है। जैसे S1 को क्लोज करते हैं तो E1 हमारा एक्टिव हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। और जब गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे खिसकाते हैं, चौकी जे पॉइंट पर आने के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, IG जीरो हो जाता IG जीरो हो जाता है। एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पर देखा गया था कि उस केस में हम लोगों ने इस लेंथ को मेजर किया, इस लेंथ को मेजर किया, ये लेंथ को मैंने कहा L1। और उस समय पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का हो गया V1 मान लो। तो आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये बैलेंस पॉइंट J हो जाएगा। और यहाँ पर देखने को मिला था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो वो बाद में बोला है कि यह जो सेल का EMF E1 है ये V1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इन दिस केस EMF E1 इक्वल टू V1, ऐसा कहेंगे हम लोग। इसके पीछे रीजन है, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने का मतलब हुआ E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। both works in opposite direction, दोनों विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण ये दोनों को बैलेंस कर लिया और ये बराबर हो गया। लेकिन हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से बोल पाएंगे कि सर V1 प्रोपोर्शनल टू V1 इक्वल टू K इंटू L1, K इंटू L1, ये क्वेश्चन आएगा हमारा। तब देखिए क्वेश्चन 1 को देखिए गौर से, 1 और 2 से क्लियर है। यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग देखोगे गौर से, ये जो लिखा E1 बराबर V1 कब, व्हेन IG इक्वल टू 0, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा E1 और V1 दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का EMF दोनों इक्वल होगा, तभी ये गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल से विभव मापी के सिद्धांत से V1 बराबर K इंटू L1 कहेंगे, तब समीकरण 1 सोचेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। E1 बराबर V1, V1 बराबर K L1, K इज कांस्टेंट, यहाँ से हो जाएगा E1 टू K इंटू L1, K इंटू L1। ये इक्वेशन नंबर 3 आपका हो गया। जब S1 स्विच को क्लोज किया, अब स्विच
को S1 को क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे, उस स्विच को ऑफ कर देंगे और स्विच S2 को ऑन करेंगे। S2 को जैसे ऑन करेंगे तो यह काम करना बंद करेगा, ये काम करना शुरू करेगा। तो ये जब काम करना शुरू करेगा तो देखा गया कि यहाँ पर जो इस सर्किट में है, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है फिर उस जॉकी को मूव कराते हैं। तो जॉकी को जैसे मूव कराते हैं तो जेड पॉइंट पर आने के बाद, जेड पॉइंट पर आने के बाद देखा गया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होने लगा। तो जब नहीं होने लगा तब वो बैलेंस पॉइंट हो गया। तब हम लोगों ने क्या किया, इस लेंथ को मेजर किया, इस लेंथ को मेजर किया, यहाँ से यहाँ इस लेंथ को मेजर किया तो ये लेंथ मिला हमको L1 और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा V1, सॉरी लेंथ हो जाएगा L2, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेंगे V2। तो L2 और V2 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तब सिमिलरली हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। तो चलिए फिगर को हम लोग चेंज करते हैं, पेज चेंज करते हैं। यहाँ पर when switch S1 is open and S2 is closed, मतलब S1 स्विच को ऑफ कर देते हैं और S2 को ऑन कर देते हैं। तब आपका जो है A से J डैश का लेंथ हो जाता है L2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J डैश हो जाता है V2। तब आप कह सकते हो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से आप कह सकोगे V2 इक्वल टू K इंटू L2, ये कह दोगे, एंड E2 इक्वल टू V2। नंबर 5 कर दोगे। क्यों करेंगे ये भी, क्योंकि ये भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होगा, इसीलिए एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हुआ। अपोजिट करने के बाद मतलब क्या हुआ, IG इक्वल टू 0 हो जाता है, तब E2 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 दे दीजिए। तब कहिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आप बच्चे कह सकेंगे क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू K इंटू L2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। तब आप आइए गौर से देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6 आपको मिल जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू K इंटू L1 बाय K इंटू L2। यहाँ से हो जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। अब आप गौर से देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो S2 स्विच को ऑफ रखेंगे, S1 स्विच को ऑन करेंगे, ये E1 हमारा एक्टिव हो जाएगा और उस केस में एक्सपेरिमेंट करके L1 लेंथ को मेजर करेंगे। E1 नहीं जानते हैं कितना है, लेकिन यह लेंथ एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा, AJ का बीच का दूरी L1 मिल जाएगा। फिर S1 को हम लोग ऑफ करके S2 को ऑन करेंगे, जॉकी को मूव करेंगे, बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा J डैश। फिर इस लेंथ को मेजर करेंगे L2 और तब L2 लेंथ मेजर हो जाएगा। L1 L2 लेंथ मेजर करके दोनों सेल के EMF का तुलना कर सकेंगे कि कैसे क्या EMF का रेशियो होगा दोनों का। तो
L1 तथा L2 कैलकुलेट करके E1 और E2 का रेशियो प्राप्त किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट। L2 प्राप्त कर E1 बाय E2 का मान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से हमारा तो सेल के ईएमएफ को प्राप्त किया जाता है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, पीछे वाला को आप इसको नोट कीजिए, फिर उसको नोट कीजिएगा जल्दी से, फास्टली कर लीजिए। तो तब आपको दिखाएंगे कि यदि कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है और उस रेजिस्टेंस को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे। रेडी हैं, हो गया, चलिए। बढ़ो आगे, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। जो भी बच्चों को दिक्कत है, क्लास ऑफ होने के बाद फोन करके पूछ लीजिएगा। कुछ बच्चों को लगता है कुछ जानकारी का अभाव है, वो भी बीच में चैट कर रहे हैं, अभी उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। फोन करके पूछ लीजिएगा क्या जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा। नोट कीजिए, इससे हो गया। अब हम लोगों के पास है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई भी सेल है, सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध कितना है वो हम जानना चाहते हैं। उसको कैसे हो सेल करें, प्राप्त करेंगे, आइए उसको देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें पोटेंशियोमीटर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग यूज करेंगे फटाफट। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट ए बुलाते हैं और एक वायर ले लेते हैं, लंबा वायर। दूसरा पॉइंट बी बनाते हैं, यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप होता है ये। अब देखते हैं हम लोग, अमीटर हो गया एक, यहाँ पर एक स्विच के होता है, ये रियोस्टेट है आपका धारा नियंत्रक।
ये आपका सेल है, इसका ईएमएफ ई है। अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ स्विच के टू रहता है। ये इस तरह से जुड़ा रहता है, या इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस आर है, यहाँ जॉकी जे है, ये पॉइंट ए है। इस तरह से हम लोग को देखना है यहाँ पर। अब चलिए हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दो स्विच क्यों दिया गया। इसका नाम दिए K2, इसका नाम K1 दे दीजिए। ये स्विच K1 दे दीजिए, इसका नाम। K1 स्विच हो गया, ये सब ठीक है। यहाँ सेल का ईएमएफ ई दे देते हैं, इसका नाम बदल के E1 या ई डैश कुछ कर दीजिए, सिम्बॉल बदल दीजिए। ये जिस सेल का इंटरनल रजिस्टर निकालना है, इसका इंटरनल रजिस्टर आर है, वही नहीं जानते निकालना है। तो इस तरह से एक्सटर्नल रजिस्टेंस आर है, नॉन है, ये नॉन रजिस्टेंस है। ये इसका मान हमको मालूम रहेगा। ये स्विच है, स्विच है आपका, एक स्विच यहाँ है, और बाकी सब समझ गए। और ये सेल किसमें करंट भेजेगा। अब क्या होता है, इस K2 को ऑफ रखते हैं शुरू में। K2 ओपन रहता है, ओपन रहता है, तथा K1 क्लोज रहता है। जब K2 ओपन है और K1 ओपन रहता है, क्लोज रहता है, मतलब ये काम नहीं करेगा। यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा, कल्विनेटर करंट फ्लो होगा। तो ये चौकी तुम्हारा शुरू में मान लो यहाँ पर जे पर रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चौकी जे आया तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो आई जी 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाता है कि ये लेंथ जो होगा हमारा, ये लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, L1 मान लेते हैं। और उसमें सेल का ईएमएफ ई है। तो मैं डायरेक्ट कहने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर कि आई जी 0 होगा, तब ये जे के लेंथ जो है वो L1 है। तब इस केस में ई जो होगा, सेल का जो ईएमएफ होगा ई, वह के इंटू L1 के बराबर हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हमारा मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कहता है कि सर ये प्रूफ कर चुके थे, अभी डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। अब ये मान लो इस सेल का ईएमएफ ई है, तो ई का वैल्यू के इंटू L1 हो जाएगा। जहाँ के कांस्टेंट है वो आपने देख चुका था। के कांस्टेंट क्या था, के कांस्टेंट था आई इंटू रो बाय ए। ये कोई कांस्टेंट है तुम्हारा,
जो भी वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है, और आई कांस्टेंट करंट है। रियोस्टेट के द्वारा करंट का मान कांस्टेंट दिया गया, ये कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है। इस वायर में जा रहा था, गैल्वेनोमीटर में इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बैलेंस सर्किट है, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया ये। अब कहता है जब K2 एंड K1 दोनों क्लोज्ड हो, जैसे दोनों क्लोज्ड होता है तो यहाँ पर देखा गया कि इस सर्किट में भी कुछ घटना घटने लगता है, मतलब यहाँ भी कुछ करंट फ्लो होने लगता है। तब ये पॉइंट अनबैलेंस पॉइंट हो जाता है, तब वहाँ से इसको खिसकाया जाता है। तो देखा जाता है कि उसको मूव कराने के बाद, खिसकाने के बाद, वह पॉइंट इस बार जाके यहाँ पर आके जे डैश पे बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो जैसे जे डैश पे पॉइंट मिलता है तो ये लेंथ बदल जाता है, ये लेंथ बदल के L2 हो जाता है। उस केस में सेल के टर्मिनल के, या यहाँ पर भी सोचो, सेल के टर्मिनल के पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको कहता है सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यदि भी मान लिया जाए तो वह भी इक्वल टू हो जाएगा K इंटू L2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल ये जो हो जाएगा आपका V बराबर K इंटू L2 हो जाएगा। तब आप कहोगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन गेट, 1 में 2 से भाग करेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा आपका E बाय भी इक्वल टू L1 बाय L2। ये इक्वेशन नंबर 3 आपका मिल गया। अब देखिएगा हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, गौर से अभी 1 मिनट और वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखना है आपको कि सर वी नो दैट, हम बच्चे लोग जानते हैं एक बात को। क्या क्या जानते हैं? गौर से देखिएगा। MFE इक्वल टू क्या करते थे? V माइनस आई इंटू आर, याद करो आपको। तो ऐसा जब करेंगे तो ध्यान देना है आपको, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमको याद है E बराबर जैसे लिखते हैं हम लोग V माइनस आई इंटू आर, तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू आर इक्वल टू, या इस कंसेप्ट नहीं, दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होके। जैसे ओम्स लॉ से हम लोग पढ़ चुके थे, V बराबर आई आर, ये एक बातें हैं। और हम लोग जो पढ़े थे MFE बराबर V माइनस आई इंटू आर। इस आई को यहाँ से रिमूव करें, आई को जैसे रिमूव करेंगे तो आई के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर V बाय आर। तो देखिएगा, सॉरी ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा E इक्वल टू V अपने जगह पर रहेगा, माइनस आई के बदले V बाय आर इंटू आर हो जाएगा। तो V कॉमन हो जाएगा, तो V कॉमन जैसे हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल r बाय आर। अब ये भी इधर आके डिवाइड कर देंगे, E बाय भी इक्वल टू 1 माइनस r बाय आर हो जाएगा। तब हम लोगों को इसको इधर ले आना है, r बाय आर इक्वल टू हो जाएगा
1 माइनस ई बाई भी, और तब आर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई बाई भी इंटू आर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आपका हो जाएगा ई बाई भी को हटाएंगे यहाँ से L1 बाई L2। चूँकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग तो देखेंगे वहाँ L1 L2 मालूम होता था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस L1 बाई L2 इंटू आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट हुआ, इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो आप जल्दी से नोट कीजिएगा, जरा जल्दी से, पूरा को एक साथ ला दिए, नहीं आया थोड़ा सा पहले आप आधा ले लीजिए, 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो संभव नहीं है, इतना कर लीजिए फिर उसको करते हैं आगे। चलिए हो गया रेडी, अब आगे बाकी कर लीजिए। इस प्रकार से देखा गया एक बहुत कंसंट्रेशन का जरूरत है यहाँ पर। छोटा सा चीज ये जो होता है डिस्चार्जिंग के केस में होता है, लेकिन यहाँ तो उसको करंट दिया जा रहा है एक्सटर्नल सेल द्वारा, तो ये चार्जिंग हो जाएगा। जैसे इसको चार्जिंग सोचोगे आप, तो जैसे चार्जिंग सोचोगे तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाना है, और तब यहाँ पर प्लस हो जाना है, और यदि यहाँ पर प्लस हो जाएगा तब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा आपका इस तरह से, और तब ई बाई भी इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ई बाई भी -1 हो जाएगा, और तब यहाँ पर आपको लेना है ई बाई भी -1, तब ये हमारा लाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ई बाई भी -1, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉमन सा बात है, छोटा सा चीज देखना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कोई सेल लगाकर जब सर्किट में करंट लेने लगते हैं, वही सेल मेन सेल हो जाता है, तो सर्किट में करंट देता है तो वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन दूसरे सेल के द्वारा करंट लाकर उसमें करंट दिया जाता है तो वो चार्जिंग हो जाता है। वहाँ पर ये इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ पर याद करिएगा पुराना चीज, ई बराबर भी प्लस आई आर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे गौर से, आर बराबर ये रिजल्ट हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, ई बाई भी को यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके जगह पर ये वाला पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा L1 बाय L2 -1 इंटू आर। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसी फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।